अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे इमरान खान के ऊपर जेल में तशद्दुद हुआ है, ये बुशरा बीबी ने इंकशाफ किया। क्या वाकई इमरान खान के ऊपर तशद्दुद हुआ है, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए हैं या नहीं बरसाए गए? इस हवाले से मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हुआ है तशद्दुद और कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है। इस पे बात करेंगे कि क्या वाकई इमरान खान के ऊपर तशद्दुद किया गया है या नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कल से जो एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ छुट्टियों के हवाले से कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत रिव्यू पिटीशन को 15 दिन के अंदर अंदर उसको केस के लिए लगाना चाहिए। चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स थे, जबकि 2 जजेस हैं जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो ये कहते हैं कि अभी छुट्टियां हैं गर्मियों की, तो इसलिए इसको टेकअप नहीं किया जा सकता। छुट्टियों के बाद सितंबर के सेकंड वीक से इसको टेकअप किया जा सकता है। तो इस पे भी तफसील से बात करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा माजी में इसी तरह जजेस के दरमियान जब ये तनाज़ा हुआ था तो उसका नतीजा क्या निकला था, एक आपको वाक़या बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे PTI के 41 अरकान, वो जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जिनका सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अपने नए हलफनामे जमा कराएं और एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा कराएं इलेक्शन कमीशन को। उसके ऊपर नए तनाज़ात सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोबारा स्क्रूटनी का प्रोसेस दोबारा शुरू किए जाने का इम्कान है। उनके सिग्नेचर्स के हवाले से मसाइल हैं और 2 दफ़ा क्या हलफ जमा कराया जा सकता है एक ही उम्मीदवार की तरफ से। तो ये कुछ लीगल जो है वो पहलू सामने आ रहे हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के ऊपर तशद्दुद के हवाले से। आपके इल्म में होगा कल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ कि बुशरा बीबी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि इमरान खान के ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए हैं। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब ये इनको शुरू में बनी गाला से जब ये इनको गिरफ्तार किया गया तो उनके जो बुलेट प्रूफ शीशे थे वो घर के अंदर वो तोड़े गए। और उसके साथ साथ फिर इमरान खान के हवाले से ये बताया गया कि जब उनको अटक जेल में रखा गया था तो इतना ज़्यादा गंदा और मैला रूम था जो बैरक थी कि इमरान खान के सर में कीड़े पड़ गए और वो बालों में से हर टाइम कीड़े निकालते रहते थे। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो यहाँ पे अडियाला जेल में भी उनके ऊपर जब ये इनको कैद किया गया है तो उसमें तशद्दुद किया गया है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो है लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी उन लोगों में से हूँ जो ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, साबिक प्राइम मिनिस्टर चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों, उनके ऊपर इस तरह जेल के अंदर कभी तशद्दुद नहीं होता, क्योंकि ना तो वो कोई उनसे कोई इस तरह की तफ्तीश की जा रही होती है कि जो ना माने कि उनके ऊपर टॉर्चर किया जाए, जो कि नॉर्मली ये थानों के अंदर होता है जब ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होता है। जब ये आप जेल में चले जाते हैं तो उस तरह वहाँ पे तशद्दुद नहीं किया जाता और ख़ास तौर पे अगर कोई साबिक प्राइम मिनिस्टर हो तो ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी वज़ीर आज़म के लिए के ऊपर इस तरह तशद्दुद किए जाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर वाकई तशद्दुद वाली शायद ये एग्जैजरेशन हो सकती है, लेकिन ये है कि काफ़ी दफ़ा इनकी जो है वो झगड़ा ज़रूर हुआ है सिक्योरिटी हुकाम के साथ, जो जेल हुकाम है उनके साथ भी। साथ साथ ये भी कि इमरान खान ये समझते हैं कि जो ISI ख़ास तौर पे जो उनके सेल्स हैं उनका कंट्रोल जो है वो ISI के पास है अडियाला जेल के अंदर, और कोई कर्नल हैं वो उनका जो है वो पूरा कंट्रोल संभालते हैं। इमरान खान ने तो बल्कि ये वाक़या भी बताया कि पहले अडियाला जेल के अंदर एक बिल्ली उनसे मानूस थी, तो इन्होंने ये किया कि एक साथ बिल्ले को छोड़ दिया जो कि वो उस बिल्ली को अपने साथ लेके भगा गया है, और वो अब बिल्ली तक जो है वो उन्होंने यहाँ पे इमरान खान के सेल के पास नहीं छोड़ी। बहरहाल ये जो तशद्दुद के हवाले से जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, मेरी कुछ ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान की मुलाकात हो रही थी जिसमें वो अपने केसेस के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। तो एक जूनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल उन्होंने आके कहा कि आपकी मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया है। तो इमरान खान ने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, मैं मुलाकात अपने केसेस की डिटेल्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस पर फिर उन्होंने 10 मिनट दिए, फिर उसके बाद दोबारा कहा गया कि आपका टाइम ख़त्म हो गया, आप मज़ीद आप नहीं रख सकते। तो फिर उसके बाद इमरान खान ने दोबारा कहा, कुछ देर फिर मज़ीद दी गई। तो तीसरी मरतबा जब ये इमरान खान से कहा गया तो इमरान खान नहीं माने और उसके बाद फिर कुछ झगड़ा हुआ है। बहरहाल तशद्दुद वाली जो बात है ये बुशरा बीबी ने जो की है ये एग्जैजरेशन ही लगती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ताहम ये जो
इस तरह का जो जेल में अटक जेल के हवाले से कहा जाता है, ये इससे पहले जो साबिक वज़राए आज़म है या जो साबिक सियासतदान हैं उनके हवाले से भी ये कहा जाता है कि ये टॉर्चर करने के लिए, मेंटली जो है वो टॉर्चर करने के लिए इस तरह के जो है वो टैक्टिक्स आजमाए जाते हैं। बाकी फ़िज़िकली टॉर्चर इस तरह नहीं किया जाता, जो ख़ास तौर पे इस तरह के वज़राए आज़म हों या इस तरह की कोई डिग्नेटरीज़ हों जो कि जेल में बंद हों, उनके हवाले से। बहरहाल ये इस हवाले से जो भी मज़ीद कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जो उसकी रिव्यू फ़ाइल करनी थी। आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर एक नोट जो है वो पब्लिश हुआ, जिसमें ये दोनों जो जानिब से ये आर्ग्यूमेंट दिए गए, जो 3 रुकनी कमेटी है जिसने बेंच फिक्स करना होता है और जो केस की हेयरिंग के हवाले से जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है वो ये कहते हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो क्लॉज 4 है या रूल 4 है उसके मुताबिक जो रिव्यू पिटीशन है वो विद इन 15 डेज फिक्स की जाए, ताकि जो एक पर्पस होता है जस्टिस के हवाले से वो सर्व हो सके। लेकिन उसमें फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा कि आपके इल्म में है कि अब ये समर वेकेशन स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए ये इसको समर वेकेशंस के बाद ही इसको वो किया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है केस को समाअत के लिए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इस पर काफ़ी मीडिया के ऊपर भी बहस हो रही है कि क्या जो जजेस हैं उनको अपनी छुट्टियां मुल्क से ज़्यादा अजीज़ हैं। इतने अहम नौइयत के जो केसेस हैं और उस हवाले से जजेस को अपनी छुट्टियों की पड़ी हुई है, तो इनको ये चाहिए कि इतनी ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं और इस हवाले से ये इनको पहले जो है ये अपने मुकदमात वो करने चाहिए। तो जो छुट्टियों के हवाले से है, ये जजेस का ये आज से नहीं है, ये शुरू से चलता आ रहा है। तो छुट्टियां जो है वो उनके रूल्स में भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, तो छुट्टियों के हवाले से ये इसमें कोई वो शक नहीं है कि जजेस की छुट्टियां बनती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंस ऑफ जो होता है कि इम्पोर्टेंट नेचर के जो केसेस होते हैं उनकी समाअत के लिए भी कोई इस तरह का वो करना चाहिए। लेकिन ताहम ये क्योंकि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का था, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ जजेस जो है वो ऑलरेडी छुट्टियों पे चले गए हैं और ये जो है वो फुल कोर्ट का इस तरह कन्वीन करना और ये केस सुनना जो है वो पॉसिबल नहीं था। बहरहाल ये इस पे फिर ये भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी कहा कि ये जो 15 दिन का टाइम दिया गया था, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फिर वो रिव्यू की जो ट्रू एसेंस है, ये सेंस है, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसको जो है वो जितनी जल्द अज जल्द वो किया जा सके वो उसको ज़्यादा बेहतर होता और मुनासिब होता। जो जुडिशरी के अंदर विद इन जो जुडिशरी आपस में इख्तलाफात हैं, ग्रुप बंदी और धड़े बंदी है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये नज़र आ रहा है, वाज़े नज़र आ रहा है कि ये जजेस के अंदर बहुत ज़्यादा धड़े बंदी हो चुकी है। और इस हवाले से ये ना सिर्फ जजेस के अंदर है बल्कि मीडिया भी इस हवाले से मुख्तलिफ धड़ों की जो है वो साइडें ले रहा है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। साबिक जो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, उसके बारे में आपने तारीख में तो ये सुना होगा कि उसके दौर में नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी थी जब हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो जस्टिस सजाद अली शाह इस हवाले से ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह की जो हुकूमत थी उसके साथ ये जो तनाज़ात थे, ये उसकी एक पूरी तारीख थी, हिस्ट्री थी, जिसकी वजह से मैं आपको एक उनका वाक़या सुनाता हूँ कि जस्टिस सजाद अली शाह की आपस में जजेस के साथ कुछ थोड़ी बहुत जो है वो अनबन थी। इसी वजह से जो है वो किसी जज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे और ना ही कोई बैरून मुल्क का दौरा करते थे। बहरहाल एक कोई बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आई सऊदी अरब में उन दिनों में, तो जस्टिस सजाद अली शाह को जिसमें जाना, कोई जो ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी या इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस थी जिस पे इनको जाना ज़्यादा लाजमी था, तो इन्होंने जो है वो सऊदी अरब चले गए। लेकिन एक जो कानून के मुताबिक ये होता है कि जब चीफ जस्टिस को जाता है तो वो अपना एक्टिंग चीफ जस्टिस मुकर्रर करके जाता है और उसका नाम दे के जाता है, जो कि हलफ भी उठाते हैं बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे आइन के तहत। तो उस पे ये बगैर कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस मुकर्रर किए उस कॉन्फ्रेंस पे चले गए सऊदी अरब। बाद में उसी दौरान जो है वो किसी ने पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस अपना एक्टिंग चीफ जस्टिस ही मुकर्रर नहीं कर दिया करके गए, तो ये एक आइन की वायलेशन है। उस पे हुकूमत ने जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर दिया। जैसे ही हुकूमत ने एक्टिंग चीफ जस्टिस उस टाइम नॉमिनेट किया तो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जो सऊदी अरब गए हुए थे वो फ़ौरन
नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट पे वापस पाकिस्तान आ गए और उन्होंने दोबारा से जो है वो एक्टिंग वाला वो जो था वो ताकि वो ना कर सके तो वो वापस आ गया और आते ही उन्होंने ये किया कि जितने भी जजेस थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। दो जजेस को जो है वो उन्होंने क्वेटा, कराची रजिस्ट्री, पेशावर रजिस्ट्री और लाहौर रजिस्ट्री भेज दिया और अपने यहाँ पे जो मेन ये सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में था वहाँ पे अपने जो जो अहम वो थे अरकान थे जो उनके क्लोज थे उनको यहाँ पे साथ रखा। तो ये जजेस को वहाँ पे उस वजह से भी बड़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ा और उसके बाद फिर आपने देखा कि जो जजेस ने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के साथ किया वो आपके सबके सामने है। तो ये जो जुडिशरी के अंदर ये दरअसल शख्सियात की वो होती है, ना इसमें पॉलिसी और ना ही आइन और कानून के कोई इश्यूज होते हैं। असल वजह जो है वो शख्सियात के अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी आइडियालॉजी और अपनी नीयत होती है। अब अगर अपनी नीयत अच्छी हो तो वो उससे फिर मामलात हमेशा बेहतर ही होते हैं। तो ये जो मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ग्रुप बंदी है, मैंने आपको पहले भी बारहा अपने इस वीलॉग में बताया है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने मई में बाकायदा तौर पे हुकूमत को ये इन्फॉर्म कर दिया था थ्रू अटॉर्नी जनरल, और फिर उसके बाद जब जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये कंफर्म कर दिया था और उस टाइम जो लॉ मिनिस्टर थे इनको बता दिया था कि वो कोई इस हवाले से ना ही वो ले रहे हैं, एक्सटेंशन ले रहे हैं और ना ही उनका मज़ीद इरादा है इस तरह चीफ जस्टिस रहने का। तो ये उसके बावजूद भी पीटीआई ने इसको खूब खेला और जजेस के साथ उनके जो एक्सप्लॉइट किया, उनके डर के ये चीफ जस्टिस अगर इनकी एक्सटेंशन मिल गई तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की बारी भी नहीं आएगी, जस्टिस मुनीब अख्तर की बारी भी नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो धड़ेबंदी बनाई गई है इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसमें पीटीआई ने उनके जहनों के साथ खूब खेला है। बहरहाल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो ग्रुप बंदी है उसकी वजह से आवाम को इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। केसेस जो है वो अब आज की जो अपडेटेड वो है वो 59,000 तक पेंडिंग केसेस चले गए हैं। सिर्फ जुलाई में अभी ये पहले 15 से 20 दिनों में 1000 से ऊपर केसेस मज़ीद बढ़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नए दाखिल हुए हैं। तो ये हर गुजरते दिन के साथ साइलिन को इंसाफ नहीं मिल रहा। ज़ेर समात जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जो जजेस हैं उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। बहरहाल इस हवाले से भी मज़ीद जो भी होगी अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन में ये जो 41 अरकान का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनसे नए एफिलिएशन सर्टिफिकेट लेके इनको पीटीआई में शामिल किया जाए और उसके बाद मखसूस नशिस्तें इनको दी जाएँ। इस हवाले से आज जो मेरी इतलात हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो 2 दिन अपना इजलास हुआ उसके बाद उन्होंने अपने जो लीगल जो माहिरीन हैं उनसे भी ये तमाम तर जो जजमेंट थी उसके हवाले से पूरा वो किया गया है, एनालाइज किया गया है। और अभी तक जो इतलात हैं ये जो 41 अरकान हैं इस हवाले से लीगल जो इनका डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन का उसने 2-3 ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं। पहले नंबर पे वो कहते हैं कि इनके सिग्नेचर की वेरिफिकेशन कराना लाजमी है क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग भी हैं जो रूपोश थे और उनके नॉमिनेशन पेपर्स वो हुए तो उनके सिग्नेचर्स को वेरीफाई कराना कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब आप बतौर मेंबर के किसी पार्टी की एफिलिएशन के वो करते हैं तो एक बार हलफनामा देते हैं, तो ये अब दूसरी दफ़ा अगर ये हलफनामा होगा तो क्या इसमें आइन और कानून इस हवाले से इजाज़त देता है कि एक ही टेन्योर में जो मेंबर है वो 2 एफिलिएशन के या हलफनामे वो दे कि मैं पहले उन्होंने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फिर पीटीआई का, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये कुछ ऐसे लीगल क्वेश्चंस और लेकुनास हैं जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ वैसे तो ऑब्वियस है कि ये इसके ऊपर जो रिजर्व सीट्स वाला है हुकूमत ने ये ऑलरेडी तय कर लिया है कि ये किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर अमल दरामद नहीं करना। लेकिन ये इस तरह के कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जो कि आगे रिव्यू में भी टेकअप होने हैं और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने तौर पे भी इंटरनली इस हवाले से ये कर रहा है कि इनकी क्या ये जो 41 लोगों की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने ये तो कहा है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लीगल टीम ये देख रही है कि इसमें जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं या कन्फ्यूजन हो सकती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ये इस हवाले से
प्रोसेस शुरू हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके ऊपर अमल दरामद ना करने के हवाले से, और इस तरह की काफ़ी सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जिनको बुनियाद बना के इस जजमेंट के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में ये चाहे इलेक्शन कमीशन की तरफ से नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो या हुकूमत की तरफ से रिव्यू में जो पॉइंट्स उठाए गए हैं, और फिर साथ साथ हुकूमत एक और भी वो कर रही है कि इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया जाए इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, कोई पटिशन डालने के हवाले से, तो उस पर भी मज़ीद आगे जितनी भी पेशरफ्त होगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।